हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम आपको क्वांटम संख्याओं से रूबरू करवा रहे थे, अर्थात कक्षक क्या है, ऑर्बिटल क्या है, उन्हीं से परिचित करा रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइज के आकार पर जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम एस, पी, डी, यानी कोई भी ऑर्बिटल, जो कोई भी परमाणु का अगर ऑर्बिटल हम साइज के आधार पर देखेंगे तो साइज के आधार पर जो ऑर्बिटल होते हैं यही 4 प्रकार के होते हैं। यस पीडिया। अगर हम इलेक्ट्रॉनों के कार्यविधि के आधार पर देखेंगे तब मैंने बताया था कि जो हमारे ऑर्बिटल्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं, ये भी तब 3 प्रकार की होती हैं, यन, यल और यन, है ना। ये 3 प्रकार की होती हैं। तो अभी हम इन्हीं के विषय में और आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्बिटल्स को ध्यान में रखते थोड़ा सा हाइड्रोजन को लेकर के हम एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। तो हमारा अगला टॉपिक है आज का हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन अभ्र मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन अभ्र मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन अभ्र मॉडल होता है, क्या होता है ये मॉडल? चलिए जरा देखिए। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हाइड्रोजन को लेकर के कि हाइड्रोजन के रेफरेंस में थोड़ी बहुत बातें आप जान रहे हैं कि हाइड्रोजन जो होता है ये हमारा पहला ऐसा एलिमेंट होता है जो आवर्त सारणी में पहले पोजीशन पर रहता है। बात समझ में? यानी इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये 1 होता है, यानी सबसे आवर्त सारणी में सबसे पहला जो एलिमेंट पाया जाता है वो हमारा हाइड्रोजन ही होता है, राइट। अब हाइड्रोजन के विषय में ही हमको पढ़ना है, हाइड्रोजन के विषय में ही हमको जानना है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन का परमाणु का इलेक्ट्रॉन अभ्र मॉडल। थोड़ा सा हम अभ्र को अगर आपको बताएं तो अभ्र का मतलब होता है मेघ। क्या होता है? मेघ, यानी क्लाउड, और क्लाउड का मतलब होता है बादल। ठीक, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन मॉडल है, इसे अभ्र मॉडल कहने का रीजन क्या है। अभी अपने आपको बातें समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हाइड्रोजन जो होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। इसके 3 असमस्थानिक पाए जाते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 प्रकार के आपके जो हैं समस्थानिक भी पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन में आप जानते हो कि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। अब किसी भी एलिमेंट में जितना परमाणु क्रमांक होता है वही उसके प्रोटॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। और अगर हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो इसका मतलब तो ये भी है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब थोड़ा सा एक फिगर हम बताएंगे आपको, उसी फिगर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन अभ्र मॉडल है ये कैसे है। देखिए, ये मान लेते हैं हमारे हाइड्रोजन का ये परमाणु है ना। ये हमारे हाइड्रोजन का मान लेते हैं परमाणु मॉडल। आप जान रहे हो कि इसके नाभिक में जो है एक प्रोटॉन है। आपको मैंने ऑर्बिटल परिभाषित किया था कि ऑर्बिटल क्या होते हैं, जिसे कक्षक कहा जाता है। तो कक्षक को लेकर के हमने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का जो रिक्त स्थान होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन औसतन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें हम त्रिविम क्षेत्र कहते हैं, इन्हीं त्रिविम क्षेत्रों को ही ऑर्बिटल कहा जाता है, कक्षक कहा जाता है। तो एक्चुअल में
एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था याद नहीं आ रहा, जो भी वैज्ञानिक थे उनके अकॉर्डिंग ये जो नाभिक है, नाभिक के बाहर का ये जो ऑर्बिटल है, जो त्रिविम क्षेत्र है, इस त्रिविम क्षेत्र को इन्होंने बादल के रूप में समझा। बात समझ में? जैसे इन्हें लगा कि ये जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर के जो स्थान है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो त्रिविम क्षेत्र होता है, एक्चुअली वो बादल की तरह है। इन्हें ऐसा महसूस हुआ। बात समझ में? तो इसी की वजह से जो हाइड्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन मॉडल है, इसे अभ्र का मॉडल कह दिया गया, और कोई रीजन है ही नहीं। बात समझ में? तो इन्होंने इसमें बताया कि जो हमारा हाइड्रोजन का परमाणु होता है, इस हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटॉन के जो प्रोटॉन होता है ये नाभिक में रहता है और इसमें एक ही प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के विषय में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो खाली स्थान देख रहे हो जिसे ऑर्बिटल्स कहेंगे हम लोग, इसी ऑर्बिटल को उन्होंने इलेक्ट्रॉन अभ्र कहा। बात समझ में? इलेक्ट्रॉन अभ्र कहने का यहाँ पे मीनिंग ये है कि यहाँ पे बादलों के रूप में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बात समझ में? ठीक। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश होता है वो अभ्र यानी नाभिक के चारों ओर की खाली स्थानों में पाए जाते हैं। बात समझ में? और इन इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेशों के अभ्र वाले स्थानों में, त्रिविम क्षेत्रों में, वो इलेक्ट्रॉन औसतन अधिकतम मात्रा में फैले हुए होते हैं। बात समझ रहे? ठीक। तो यही जो है हाइड्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन अभ्र मॉडल है। अभ्र मॉडल का मतलब बस एकदम छोटा सा बस इतना ही है कि आप ये जाने रहिए कि यही जो त्रिविम क्षेत्र है, त्रिविम क्षेत्र को ही अभ्र कहा गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉन औसतन मात्रा में अधिक रूप में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसी को जो है अभ्र मॉडल कह दिया गया, अभ्र इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र कह दिया गया। बात समझ में? ठीक। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्या। व्हाट इज द क्वांटम नंबर? क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम क्वांटम संख्याओं को लेकर के आपको बताएं तो आप क्वांटम संख्याओं से अच्छी तरीके से परिचित हैं। जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को कि ऑर्बिटल क्या होती हैं, तो एक्चुअली वहीं से ही ये है क्वांटम नंबर्स निकल करके आते हैं, जिनकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जिन संख्याओं के द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति का वर्णन किया जा सके। मतलब वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा उनकी ऊर्जाओं का वर्णन कर सकें, उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्वांटम संख्या। और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की स्थिति एवं ऊर्जा का निर्धारण करने के लिए 3 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। नंबर 1 n, जिसे कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। नंबर 2 l, दिग्यांशी क्वांटम संख्या। एंड नंबर 3 यमन, जिसे कहा जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के निर्धारण के लिए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर किस कोष में क्या है, इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए जिन नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है वही नंबर्स हमारे कहलाते हैं क्वांटम संख्या। बात समझ में? एज एग्जांपल अगर आप समझना चाहें, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया था, जैसे उपकोष और कोष को समझाते वक्त मैंने बताया था, आप मान लीजिए जैसे मान लो कार्बन है, परमाणु क्रमांक 6, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो ये हो जाएगा 2 4। ठीक। जरा इसको फिल करेंगे तो ये जाएगा 2s2 एंड 1s2 2s2 2p2 है। यही तो भरने का रूल होगा। अब इस रूल में अगर आप देखें तो ये जो आगे यस के आगे जो नंबर्स लिखें, एक्चुअली इन नंबर्स को कोष कहा जाता है। ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कोष को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में?
जबकि ये यस यस पी जो लिखा है ये यस यस पी उपकोष को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? उपकोष को। अच्छा, कोष को एक दूसरे शब्दों में अगर हम आपसे कहें तो कोष का मतलब आप बस इतना समझ लीजिए कि ऊर्जा स्तर, जो इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर होते हैं उन्हीं को कोष भी कहा जाता है, और जो उप ऊर्जा स्तर होते हैं उन्हीं को उपकोष कहा जाता है। बात समझ में? तो ये जो SPDF होते हैं ये एक्चुअली में उपकोष को दर्शाते हैं, जबकि ये आगे के जो नंबर्स लिखे होते हैं ये कोषों को दर्शाते हैं। बात समझ में? ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 2 है। तो यही जो नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनसे हम इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा उनकी स्थिति का वर्णन कर सकें उन्हें हम लोग कहते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। चलिए, अभी 3 प्रकार की मैंने आपको बताया है, जिनमें से मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्गांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इनके अलावा एक और क्वांटम संख्या होती है, उसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें इलेक्ट्रॉनों का, जैसे जब किसी परमाणु में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों के विषय में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों से हमारा काम नहीं, 3 क्वांटम संख्याओं से हमारा काम नहीं चलता। तब चतुर्थ क्वांटम संख्या की भी आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कि इन चारों क्वांटम संख्याओं में क्या कैसे होता है। तो जैसे किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स के विषय में जानना है, किसी परमाणु के अगर ऑर्बिटल्स की ऊर्जा स्तर को जानना है, उनमें उनकी स्थिति को जानना है, तब जो क्वांटम संख्याएं होंगी ये 3 प्रकार की रहेंगी, इनसे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमको किसी परमाणु के संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है, तब ये 3 क्वांटम संख्याओं से हमारा काम नहीं चलता है। तब हमें चौथी क्वांटम संख्या की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो चलिए देखते हैं पहले प्रकार का क्वांटम संख्या। तो नंबर 1, जिसे हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। चलिए देखिए मुख्य क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्याएं जो होती हैं ये वे क्वांटम संख्याएं होती हैं जो ऊर्जा स्तर को, मुख्य ऊर्जा स्तर को अर्थात कोश को रिप्रेजेंट करती हैं। बात समझ में? मुख्य क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? मुख्य क्वांटम संख्याएं वे क्वांटम संख्याएं होती हैं जो मुख्य ऊर्जा स्तर को अर्थात मुख्य कोश को रिप्रेजेंट करती हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्याएं। और मुख्य क्वांटम संख्याएं जो होती हैं इनका मान n पर निर्भर करता है, जहां n 0 को छोड़ करके कोई भी पूर्णांक हो सकता है। मतलब n की जो वैल्यू है ये 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक की हो सकती है। बात समझ में? तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक बात और, उन कोशों के साइज को भी यही निर्धारित करते हैं। ठीक है, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्याएं जो होती हैं ये किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के जो मुख्य ऊर्जा स्तर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ कोश को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात कोश का जो साइज होता है वो यही निर्धारित करते हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या को n से रिप्रेजेंट करती हैं। n की जो वैल्यू होती है, ये आप एक बात मान करके चलिए कि 0 को छोड़ करके n की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की हो सकती है। बात समझ में? ठीक, तो ये हमारा मुख्य क्वांटम संख्या। चलिए देखते हैं दिग्यांशी क्वांटम संख्या को देखते हैं। देखिए दिग्यांशी क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, इसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। दिग्यांशी क्वांटम संख्याएं जो उप कोश को अर्थात उप ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट करती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं दिग्यांशी क्वांटम संख्या। मेरे कहने का मतलब है कि दिग्यांशी क्वांटम संख्याएं किसी भी परमाणु के उन ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट करती हैं जो उप ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन्हें उपकोश कहा जाता है, उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक, तो ये जो दिग्यांशी क्वांटम संख्याएं होती है ये n के मान पर निर्भर करती हैं। n के मान पर निर्भर इस प्रकार करती हैं कि l = n - 1 इस फॉर्मूले पर ही चलती है।
बात समझ में आई? मेरे कहने का ये मतलब है कि अब अगर n बराबर 1 होगा तो l बराबर 0 होगा। बात समझ में? अच्छा, जो दिव्यांशी क्वांटम संख्याएं होती हैं इन संख्याओं को SPDF की सहायता से दर्शाया जाता है। बात समझ में आई? जैसे अगर आपने n बराबर 1 रखा तो l बराबर आपको कितना मिला? 0 मिला, तो इसे हम लोग s से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अगर यहीं पे हम n बराबर 2 रखते हैं तो इस सूत्र के मुताबिक l बराबर हमको 1 मिलेगा, तो इसे हम p से डिनोट करेंगे। बात समझ में? और अगर हम यहाँ पे n बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ पे l बराबर हमको 2 मिलेगा, तो इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? d से रिप्रेजेंट। अगर यहीं पे हम लोग n बराबर 4 रख देते हैं तो l बराबर हमको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, और l बराबर 3 को हम लोग डिनोट करेंगे f से। बात समझ में? तो ये हमारी दिव्यांशी क्वांटम संख्याएं होती हैं। दिव्यांशी क्वांटम संख्याएं वे क्वांटम संख्याएं होती हैं जो उपकोषों की अवस्था को, स्थिति को निर्धारित करती हैं, और दिव्यांशी क्वांटम संख्या अर्थात यल का जो मान होता है ये n पर निर्भर करता है। अर्थात यल का मान प्राप्त करने के लिए आपको n-1 को फॉलो करना होगा। और एक बात कि अगर हम n के स्थान पे 1 रखेंगे तो यल की वैल्यू 0 होगी, और जो दिव्यांशी क्वांटम नंबर्स होते हैं, जो दिव्यांशी क्वांटम संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को हम लोग SPDF तक के किससे प्रदर्शित करते हैं? जैसे 0 से लेकर के 3 तक की जितनी भी दिव्यांशी क्वांटम संख्याएं होंगी, इन दिव्यांशी क्वांटम संख्याओं को हम लोग SPDF की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में? ठीक, तो ये था हमारा दिव्यांशी क्वांटम संख्या। शेष 2 और प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं, जिनमें से आपको स्पिन क्वांटम संख्या समझनी है, अभी चुंबकीय क्वांटम संख्या समझनी है, तो इनको कल पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना है।